बिहार में कोई इस तरह के मुर्रा ब्रीड पे काम करने वाले नहीं है। अगर आप परचेज करते हो, हमारे यहाँ का डिस्टेंस जो हरियाणा से हो जाता है 1600 किलोमीटर हो जाता है। अच्छा। पशु इतना स्ट्रेस में आ जाती है, कम पैसा और बढ़िया काम, तो बढ़िया पशु लेकर के आए थे, कितने? एक अहम भाग है जो हमारे यहाँ चाह करके भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा। हम जो बिनोल में ये पानी नहीं है, हमारे यहाँ तापमान वहां से कम रहता है। जी। थोड़ा सा फीड का समस्या है, डिपेंड होकर के अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। जी। लेकिन किसी जॉब में जाकर के अपने अनुकूल अपना पेमेंट हम नहीं कर सकते। लगेगा कि मजाक है, अभी भी 10 kg दूध कर रही है। अच्छा। और मैंने परसों ही डिवॉर्मिंग करा है, तो ये पशु अपना रेडी करे और अच्छे दाम में सेल करे। एक तो ये हो गया जो कि लॉन्ग टर्म में चले। बिल्कुल। तो उसके जगह हम और क्या दे कि हमारा काम बन जाए। अच्छा। तो अगर फीड थोड़ा सा अगर आप प्रयास करें तो सबसे बड़ा लॉस का वही सबब है। जी बिल्कुल। कि किसी के फादर अभी रिटायर्ड हुए, हार्ड के लड़का भी तमिलनाडु, अभी मनीष कश्यप का क्या हाल है। जी। अगर आप सही चीज का बात कर रहे हो तो लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं हूं बिहार के मधुबनी जिले में एक छोटे से गांव में, और मैं बहुत सारी वीडियो जो आपको गांव से दिखाता हूं, लेकिन आज जो गांव से दिखाऊंगा, आप सभी जानते हैं कि हीरा होता है वो कोयले के खान से ही निकलता है, और आज मधुबनी के छोटे से गांव से ही एक इस तरह का हीरा निकल रहा है। यानी कि हम बात करेंगे तो बिहार में मुर्रा फार्म, यानी कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि बिहार में कोई बंदा, कोई व्यक्ति, कोई युवा जो है मुर्रा पे काम कर रहा है। और काम करने के पीछे क्या इनका मकसद है, अगर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च इन्होंने नहीं किया है, कम पैसे में अच्छा मुनाफा कमा। हम बात करें तो आप चाहे तो जितने तरीके से इच्छा हो आप उतने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेनली दो तरीके से होती है। एक तो आप ब्रीडिंग पर्पज से कर सकते हैं, और एक दूसरा जो दूध बेचने के पर्पज से कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे अभी हम इस जगह पे मात्र 3 पशु है, दोपहर का टाइम है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वहां भी आप देखेंगे तो काफी मतलब छोटा सा जगह है, लेकिन उस छोटे से जगह में हीरा रखी हुई है, यानी कि हरियाणा की जो लोकल ब्रीड होती है वो। और यहाँ से आप देखेंगे तो हर एक व्यवस्था इन्होंने अपने यहाँ बना रखी है, चाप कटर मशीन, बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो बेसिक चीज़ें। डेयरी पर स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, और ये आपका फार्म कहाँ पर है इसके बारे में बताएंगे। मैं ललित सिंह, मधुबनी जिला के जस्ट बगल में ही एक जगह है राजनगर, और राजनगर प्रखंड में एक छोटा सा गांव है गौरी मेरन। जी। मैं प्रॉपर वहाँ का स्थायी निवासी हूँ, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे आपका कि आप इतने दूर से हमारे यहाँ आए, इसके लिए हृदय से नमन आपको। ये बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके चैनल के जितने भी प्रेमी दर्शक हैं या देखने वाले हैं, या जो आपके चैनल पे नए नए वीडियो के इंतजार में रहते हैं, उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद कहेंगे। और आप लोग से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये लोग बस पशुपालक के लिए ही, खुद के लिए नहीं, पशुपालक के लिए इतना स्ट्रगल और मेहनत करते हैं। उसमें आपका बेनिफिट ये है कि बहुत सारा फॉर्म आप घर बैठे विजिट कर लेते हैं, और वहाँ की जो अच्छाई है या वहाँ की जो कमियां हैं उसको भी आप जानते हैं, और अच्छे अच्छे छोटे बड़े जो भी फार्मर हैं उनसे मुलाकात आपको घर बैठे हो जाता है। इसलिए आपको इनको भी धन्यवाद कहना चाहिए, और भाई को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतनी अच्छी बात कही। तो आप जो है डेयरी फार्म का काम कब से कर रहे हैं भैया, और इसके पहले क्या करते थे आप ये बताएंगे। मेरा जब स्टडी टाइम था, मैं उस टाइम से ही पशु से मेरा बहुत अटैचमेंट रहा, जानवर से हमको बहुत ज्यादा लगाव है। और मैं ग्रेजुएशन के बाद जब बीएड करने का प्लान बना मेरा, तो हम हरियाणा मॉडर्न कॉलेज और रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से हम वहाँ बीएड किए। मैं एमए भी वहीं हरियाणा से ही किया हूँ। मेरे दोस्त लोग हरियाणा से ही हैं जो बहुत अच्छे और बड़े ब्रीडर है, अच्छे फार्मर है। भाई जय सिंह सौरकी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैं उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। उनकी देन है कि मैं बिहार में ये सब करना स्टार्ट करा, और उनसे ही प्रेरित होके एक देख के अटैचमेंट मेरा पहले से था, और उस चीज को वहां से डेवलप उनके ही माध्यम से हुआ कि नहीं यार, बिहार में कोई इस तरह के मुर्रा ब्रीड पे काम करने वाले नहीं है। अगर बिहार में कोई मुर्रा ब्रीड पे काम करे और तुम्हारे यहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें बहुत बेनिफिटदायी होगा, तो बस वहीं से ये सिलसिला आरंभ हुआ था। तो क्या इसके पहले आपने कहीं से इसकी प्रशिक्षण ली थी, या ऐसे ही आपने कर दिया था। मैं शौक मेरा पेंटिंग से भी बहुत रहा है, तो हम एक ड्राइंग के सिलसिला में करनाल एनडीआरआई गए थे, वहाँ के 2-3 डॉक्टर थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो हम स्पेशल इसका रखरखाव हो या इसका फिजिकली जो मेंटेनेंस होता है, फीड का मैनेजमेंट हो या ब्रीड वाइज मैनेजमेंट हो, मिल्क प्रोसेसिंग का जो मैनेजमेंट हो, वो हम ट्रेनिंग वहीं से लिए थे, करनाल एनडीआरआई से। अच्छा। तो मेरा जो सवाल होगा, क्योंकि अभी हमारे जो बिहार में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है,
प्लस में गाय का दूध ज्यादा होता है और रेट भी अच्छा ऐसा माना जाता है। तो आप गाय ना करके भैंस पे क्यों आए, ये पहले आप बताएंगे। देखिए बहुत सारा फर्क होता है लोगों के अपने इंटरेस्ट में। गाय में हमारे यहाँ जो एचएफ है वो दूध तो ज्यादा कर देती है, लेकिन अगर एचएफ का दूध हो क्वालिटी वाइज तो उसका दूध अच्छा मेरे ख्याल से उतना नहीं आता। और जी। अगर 30 केजी दूध कोई कर रही है ना गाय, तो उसका SNF फाइट पे अगर आप बात करते हैं तो 302, 304, 35 से ज्यादा नहीं आ पाता है। अगर भैंस फर्स्ट टाइमर भी आई हुई है या अगर 1 महीना की भी आई हुई है तो उसका भी आपको 5-6 से ऊपर ही आता है। तो ऑल ओवर अगर आप रेट का बात कर लेना कि दूध का आपका रेट क्या बन रहा है, तो दूध भैंस का क्या है कि दूध कम तो देती है। हमारे यहाँ ब्रीड अच्छा नहीं है इसलिए कम दे रही है, ब्रीड वाइज हम काम नहीं किए हैं इसलिए कम दूध वाली भैंस हमारे घर है। लेकिन अगर लोग काम करें ब्रीड वाइज जैसे हमने करा और 20 लीटर तक की भैंसें हमने डेवलप करा, अभी मेरे घर जो भैंसें हैं अभी 20 लीटर वन डे प्रोडक्शन तक की आ चुकी है। किस नस्ल की भैंस आपने रख रखी है सर? ये टोटल हरियाणा मुर्रा ब्रीड की भैंसें हैं। अच्छा। और मेरा जो सीमेंट सिलेक्शन होता है भाई जय सिंह सौरखी के ही माध्यम और उनके दिशा निर्देश से ही होता है। अच्छा। किस भैंस को कौन से बुल का सीमेंट करवाना है, बस टारगेट हमारा रहता है कि ये मेरी भैंस 12 या 15 केजी वाली है। अच्छा, अच्छा। इस पे हम किस बुल का सीमेंट करवाएं कि इसका बच्चा जो है ना हमको 20 लीटर तक की आ जाए। अच्छा। तो बिहार के अमूमन जो किसान है वो यही चीज नहीं समझने को तैयार है कि हम ब्रीड वाइज क्या सेलेक्ट करें अपने पशु के लिए कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो अच्छे मिल्क लाइन की हो। जी। बस यही कमी रहता है। अगर अच्छे बुल का आप चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं ना, तो आपके घर भी हरियाणा की तरह अभी तो नहीं होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप हरियाणा के किसान की तरह ही आप बोलोगे कि हमारे घर में भी 20, 22, 23, 24 लीटर वाली भैंसें है। अच्छा। उस वहां तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम ब्रीड का सिलेक्शन करना है, आपको बुल चयन करना और फीड मैनेजमेंट को देखना होगा। अच्छा। तब जा करके आप एक कुशल ब्रीडर या फार्मर बन सकते तो हैं। क्या मुर्रा जो है अपने हरियाणा से लेकर के आए, तो कितनी पशु वहां से लेकर के आए थे? मेरे यहाँ पशु तो फर्स्ट टाइम 2 ही आया था। 2 लेकर के आए थे। बिल्कुल। उसके बाद वहां से पशु आप परचेज करते हो, हमारे यहाँ का डिस्टेंस जो हरियाणा से हो जाता है 1600 किलोमीटर हो जाता है। अच्छा, अच्छा। पशु इतना स्ट्रेस में आ जाती है आते आते घर तक कि उस लैक्टेशन में आपका दूध डेड हो जाता है। कोई भी भैंस अगर आप वहां से लेते हैं, जी। अगर अच्छे किसान के घर से डायरेक्ट वे में आपको पशु मिल गया तब तो ठीक है। अगर ब्रोकर के चक्कर में फंस गए या प्रलोभन में फंस गए तब तो फिर आप टोटल लॉस में जाओगे। अच्छा। उससे बेहतर है कि अच्छे सिलेक्शन, अच्छे बुलों का सीमेंट सेलेक्ट करो, आपकी घर जो भैंसे है उस पे उसका सीमेंट यूज करो और उस बच्चे को रेडी करो आप। अच्छा। कम पैसा और बढ़िया काम, तो बढ़िया 2 पशु लेकर के आए थे, कितना खर्च लग गया था वहाँ? कब वो लेकर के आए? भाई जय सिंह सौरखी का गिफ्ट था वो, मेरे उसमें कुछ पैसा का खर्च था नहीं। अच्छा। रोड का खर्च था 60 से 70 हजार रुपया। अच्छा, अच्छा। तो कब लेकर के आए थे? ये 4 साल पहले आया हुआ था। यानी कि 2019 में आपने लेकर के आया। 4 या तो- 5 साल पहले। तो यहाँ आने के बाद मतलब क्या उनको परेशानी हुआ, यहाँ ये थोड़ा सा आप बताएंगे? यहाँ आने के बाद बहुत सारा परेशानी होता है। जो भैंस पैदा होने के बाद एक अच्छा फीड खाता है, उस चीज को यहाँ अगर उसको ना मिले तो फिर दिक्कत तो है। जी। तो हरियाणा के किसान जो मिल्क प्रोडक्शन का सबसे बड़ा अहम रोल होता है, बिनोले का खल हो गया, चना चूरी हो गया, चना का छिलका हो गया, ये सब वहाँ फीड का एक अहम भाग है जो हमारे यहाँ चाह करके भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा। हम जो बिनोले का खल जो हम खिलाना भी चाह रहे हैं ना, वो चाह करके भी नहीं हम खिला पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। पैसे भी हम लगा दें फिर भी वो अवेलेबल नहीं हो पाता है टाइम पे। तो हमारे यहाँ सरसों का खल है, हम उसमें ही काम चलाते हैं। और एक मेरे मित्र हैं जिनका एक बहुत बड़ा पशु पालन के जगत में उनका एक फीड का अपना कंपनी समझ लीजिए है, जोध का खल। सरदार जी का ही फॉर्मुलेशन रहता है और उस फॉर्मुलेशन को फॉर्मुलेट करके ही हमारे यहाँ फीड तैयार करके हम खिलाते हैं। तो आखिर बिहार में मुर्रा लाने का, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो भैंसें हैं बहुत सारी, तो बिहार में मुर्रा लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेरा यही था कि हम जहां देखे हैं, अभी जय सिंह सौरखी करनाल में उनकी भैंस गंगा सौरखी 8वीं लैक्टेशन में है, 8वीं बार बच्चा दे चुकी है, अभी भी कंपटीशन में है। और आज आपको 9 तारीख हो गया, 9 अप्रैल। जी जी। सुबह का दूध है भाई उसका 15 केजी प्लस 1 टाइम का। जी। तो परमात्मा करे कि गंगा भी एक नया रिकॉर्ड लेके आए और भाई जय सिंह सौरखी को एक नया कीर्तिमान हासिल हो। तो उन भैंसों को देख करके मेरे अंदर भी इंटरेस्ट हुआ और ये मन बना कि भाई अगर यहाँ की भैंसें 30, 28, 29 में जाकर के दूध दे रही है 8वें लैक्टेशन में जाकर के, तो बिहार में आप वहाँ के क्लाइमेट और यहाँ के क्लाइमेट में कुछ फर्क है। हमारे यहाँ का जैसे पानी अच्छा है, जी। हरियाणा में ये पानी नहीं है। हमारे यहाँ तापमान
वहां से कम रहता है। जी जी। थोड़ा सा फीड का समस्या है, अगर वो हम मैनेज कर लेते हैं तो ऑल ओवर हमारे यहाँ हरियाणा से बेहतर है, अगर करना किसान चाहे तो। अच्छा अच्छा। इस चीज को देखते हुए हम इस चीज को करना यहाँ चाहे कि नहीं, यहाँ भी काम किया जा सकता है। और अगर अभी लग जाते हैं हम, तो हम जैसे बीएड किए हुए हैं और हमारे मित्र, कई मित्र ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में टीचर बने हैं, तो उन लोगों का रोना जो होता है ना, 28, 19 और 20,000 का सैलरी, तो उससे ज्यादा भाई हम कमा सकते हैं इस फील्ड में। इस कारण से आपने बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल की। अपना खुद का काम जी जी वो खुद का होता है, जी जी जी। इसमें हम खुद पे डिपेंड होकर के अपना इनकम बढ़ा सकते हैं, जी जी। लेकिन किसी जॉब में जाकर के अपने अनुकूल अपना पेमेंट हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और जो मेरी सबसे पुरानी भैंस है, जो हम आपको अभी जी दिखलाएंगे, जी। आज हम किसी भी फील्ड में रहते हैं, किसी भी जॉब में रहते हैं, शायद हमको लोग नहीं उतना जान पाता जो उस भैंस ने हमको दी है। अच्छा, नेम एंड फेम बिल्कुल बिल्कुल। दोनों है। पैसा आप जॉब से उतना ही कमा सकते हैं अभी के टाइम में, लीगल रूप में। अनलीगल का तो कोई बात ही नहीं है, जी जी। जिससे आपका परिवार चल जाए, आपके बच्चे स्टडी कर ले, 4 चक्का अपनी मेंटेन कर सकते हैं। जी जी। और ये मेरी भैंस बहुत दी हमको। अच्छा अच्छा। पैसा कुछ कम ही भला, बट नाम बहुत मिला, अच्छा, बहुत नाम मिला। तो जैसे जब लेकर के 2 पशु आए तो क्या ये जो स्ट्रक्चर है उस समय बनवाए थे या बाद? नहीं, उस टाइम में ये नहीं था। अच्छा, उसके बाद हम बनाए घर में मतलब रखते हाँ, थे। एक तो अभी इसको कितना मतलब एरिया मानेंगे? ये आपको 60 बाई 20 या 15 कह सकते 20 का हैं। है। हाँ, बहुत अच्छा है सर, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ठंड इसमें महसूस हो रहा है। और ये नाद वगैरह कितना आपने बनाया हुआ है? ये नाद भाई सरोज है, डेयरी ये आपको मैनेजमेंट ही देखते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन का ही काम होता है। जी जी। वो एक पेशे से इंजीनियर है और स्पेशल वो एनिमल हस्बेंड्री के ही बड़े बड़े फॉर्म बनाते हैं, स्क्वायर फीट के ठेका पर के लेकर के। जी जी। तो उनका कहना था, मैंने बोला कि भाई मुझे खर्च कम करना है और जो खर्च करना हो वो पशु पे करना है, जी जी। बट नाद पे मेरा ऐसा हो कि नाद में फंगस ना आए, बास ना करे। जी जी। और सबसे बड़ा बात है कि बास ना करे तो फिर मजा आ जाता है, पशु खाती अच्छे से है, डाइजेस्ट अच्छा कर जाता है और किसी तरह का झंझट नहीं होता। इसलिए मैं नाद में थोड़ा टाइल्स लगवा दिया और नाद भाई 1 फीट गहरा और लगभग 18 इंच चौड़ा है। तो अभी आपके मतलब दुधारू पशु कितने हैं आपके? मेरी अभी 60 भैंसें प्रेग्नेंट है, बस 2 भैंस मेरी दूध पे है। अच्छा। और ये इस 7 महीना प्लस ब्याई हुई है और 4 महीना प्रेग्नेंट ये भी है। अच्छा अच्छा। और इसका अभी भी दूध मैं जितना बोल दूं लोगों को लगेगा कि मजाक है, अभी भी 10 kg दूध कर रही है। अच्छा अच्छा। और मैंने परसों ही डिवॉर्मिंग करा है, तो ये 2 दिन 3 दिन तो थोड़ा दिक्कत है खाने में इसको। तो डिवॉर्मिंग के बाद खाने में दिक्कत आती है थोड़ा क्या? सा। अच्छा अच्छा। 1 से 2 दिन। तो जैसे दूध कितना निकाल लेते हैं? मेरे यहाँ अभी दूध तो भाई कम है। कितना अभी तो मान लीजिए 3 भैंस से 2 है, एक तो ये अभी 12 kg पे है और वो 10 है। अच्छा अच्छा। तो 12, 10, 22 kg दूध है। 22 kg किस रेट से दूध जाता है? मेरा दूध बहुत अच्छा रेट में जाता है और 8-4, 8-5 फैट के अनुकूल हम सुधा को दूध देते हैं। सुधा को देते हैं। बिल्कुल। किस रेट से जाता है फिर भी? अगर देखा जाए 62 प्लस ही रहता है। 62। हाँ, उससे अच्छा, कम नहीं अच्छा। रहता। तो जैसे डेयरी फार्मिंग कितने तरह का होता है, एक ये समझाना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर भैया दूध सेल करना है, अगर आपको मार्केट मिल रहा है, दूध का रेट मिल रहा है, तो 2 तरह का डेयरी फार्म का मेरे ख्याल से आप अगर सिलेक्शन करे तो बढ़िया। एक तो ब्रीड वाइज काम करे, पशु अपना रेडी करे और अच्छे दाम में सेल करे। एक तो ये हो गया जो कि लॉन्ग टर्म में चले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और दूसरा ये हो गया कि आप अपने यहाँ बच्चे को ना रेडी करके सिर्फ दूध पे फोकस करे, दूध प्रोडक्शन अच्छा हो आपका और आप दूध सेल करे। तो दूध प्रोडक्शन तो रेट अच्छा होगा तब तो। बिल्कुल। और मेरा है कि अगर आप ब्रीड वाइज काम कर रहे हैं ना, तो आपके घर दूध की भैंस भी होगी, जी जी। दूध भी होगा हाँ। और आने वाले नस्ल भी होंगे और अच्छे नस्ल होंगे। अच्छा अच्छा। तो मेरे ख्याल से तो ब्रीड वाइज ही काम करना बेहतर है। तो फीड मैनेजमेंट की बात करें तो आप इनको मतलब क्या देते हैं, क्योंकि ये हरियाणा की नस्ल है और आप बिहार में रख रहे हैं, तो क्या वो चीजें आपको यहाँ मिल जाती है जो हरियाणा में मिलती थी इनको? देखिए, उस फीड में जो कुछ चीज संलग्न होता है वो तो यहाँ नहीं है। अच्छा। लेकिन हर एक काम के लिए कोई ना कोई हम बिहारी है जुगाड़ ढूंढने में माहिर है। जी बिल्कुल। ऑप्शन होना होता है, तो उसके जगह हम और क्या दे कि हमारा काम बन जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर फीड थोड़ा सा अगर आप प्रयास करें तो अच्छा फीड यहाँ भी फॉर्मुलेट हो जाता है। जैसे हम सोयाबीन डीओसी देते हैं, अच्छा। सरसों का खल देते हैं। अच्छा। बिनोले का खल हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होता है ऑल ओवर बिहार में, हम बहुत ट्राई किए हैं। दूसरा बात है कि चना का छिलका हो गया, अच्छा। चना का टुकड़ा हो गया, और हमारे यहाँ दलहन जो मसूर होता है ना, उसमें छोटा छोटा जो दाना बचता है मिल से, वो यहाँ दाल मिल से मिल जाता है वो। और गेहूं का छिलका परसेंटेज वाइज रहता है, हम 40% मात्र ही अनाज देते हैं, जिसमें 20% मक्का और 20% गेहूं।
60% मेरा प्रोटीन का स्रोत होता है। अच्छा अच्छा। हरा चारा पर्याप्त रूप में रहता है मेरा हरा चारा पूरे साल? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश रहता है। हरा चारा में नेपियर मेरे पास 4 प्रजाति का होगा। अच्छा। उसके बाद लेमन है, झिंजा है और चिकलेट भी इस बार हम लगाए हैं और अच्छा प्रोडक्शन है उसका। तो मेरा हरा चारा में भी टारगेट रहता है कि मल्टी कटिंग वाला जो भी हरा चारा हो ना वो लगाएं कि बार बार हम उसको काट सकें। उसमें बेनिफिट ये होता है कि हमको चारा लगाने के बाद और फर्स्ट कटिंग में जो हमारा टाइम जाता है ना 45 से 50 दिन, वो मल्टी कटिंग में नहीं लगता है। आप इधर से काटिए, पानी डालिए और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो वर्मी कंपोस्ट डालिए, नहीं तो इधर जो खाद डीएपी यूरिया आप डालते हैं पानी डालिए। और अच्छा, तो अपना शुद्ध ऑर्गेनिक सिस्टम ही अभी है, जितने गोबर आ रहे हैं उसे डिकम्पोज करके खेतों में डालना है। अच्छा, तो ये बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब टोटली आप एक वर्मी साइकिल हाँ वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से बस जी 6 साल हो गया हम खेत में अभी तक खाद नहीं डाले। अच्छा अच्छा। कोशिश रहता है कि डाले भी नहीं। तो ये एक चीज आपने अच्छी चीज बताई मेरे अनुसार से कि जैसे जो चीज नहीं मिलता है उसके पीछे न भागे, बिल्कुल, क्योंकि उसमें ज्यादा कॉस्टिंग पड़ जाती है। और हमारे यहाँ एक आदत बहुत सारे लोगों की पड़ गई है कि यूट्यूब पर लोग देख लेते हैं कि फलाना व्यक्ति फलाना चीज खिला रहा है। सबसे बड़ा लॉस का वही सबब है। जी जी बिल्कुल, कि किसी के फादर अभी रिटायर्ड हुए, कहीं कोई जॉब से रिटायरमेंट लिया जी, या कोई, हमारे यहाँ तो लगभग उतने अमीर लोग नहीं हरियाणा वाले की तरह, कोई जमीन सेल करके और फॉर्म बनाया, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर लिया फॉर्म कंस्ट्रक्शन में। अरे भाई आप ब्रीड वाइज फीड ये पशु पे खर्च कर लो ना। जी जी, पैसा ऐसे ही हमारे यहाँ वही हमने देखा, वही मैं कहना चाहता था कि लोग देखें कि फलाने व्यक्ति जो है बिनौला खल हरियाणा से मंगा, वो नहीं देखते कि वो कैसे मंगाया, बिल्कुल कितना कॉस्टिंग है, लेकिन चाहते कि हमको भी वो मिले। ऑप्शन ढूंढना नहीं पसंद। बिल्कुल, और हमारे यहाँ क्या है कि हर एक चीज है, ढूंढ तो लो। तो अगर कुल मिलाकर के देखा जाए सर, तो क्या आपको इस डेयरी फार्म में, भैंसों के डेयरी फार्म में मुनाफा लगता है? बहुत बड़ा। तो आप आने मतलब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए भाई, मेरा कहना है कि आप खुद का इम्पोर्टेंस ही भूल गए हैं। बिहार के लड़का भी तमिलनाडु, अभी मनीष कश्यप का क्या हाल है। जी जी, अगर आप सही चीज का बात कर रहे हो तो लोग बेवकूफ समझेंगे। जब इस फील्ड को हम सेलेक्ट किए, हम तो शुक्रगुजार हैं उस परमात्मा के जो इस फैमिली में हमारा जन्म हुआ, हमारे भाई हो या हमारे पिताजी हुए। बहुत सारा फैमिली ऐसा है जिसमें बहुत तरह का रोक टोक होता है। भाई हमारे परिवार से आज तक हमको इस चीज के लिए नहीं रोका गया। जी जी, और बहुत योगदान रहता है, हमारे भाई साहब हो या हमारे पिताजी हो, जी जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है कि नहीं आप जिस फील्ड में काम करना पसंद करते हो आप करो। और अगर शिद्दत से करते हैं तो फैमिली वाले को भी लगता है कि नहीं हमारा पैसा या हमारा सही जगह लड़का या हमारे घर के लोग गलत जगह नहीं जा रहे हैं। जी जी जी, तो मोटिवेट करने वाले बिहार में बहुत कम है, पैर खींचने वाले तो 99 भी ज्यादा मिल जाएगा आपको। जी जी, जब हम इस चीज को किए तो बहुत लोगों का कहना था कि क्या कर रहा है। हमारे जो बैचमेट है उनका था कि यार ये तो कल को पता नहीं कहाँ खड़ा होगा। भाई मैं इतना सा मैसेज देना चाहूंगा जो भी आप फार्मर हैं हमारे बिहार के, कि अगर आप शिद्दत से काम कर लिए इस फील्ड में और परमात्मा ने चाहा अच्छे ब्रीड वाइज आप ब्रीड पे काम कर लिए तो लोग आपके पीछे जाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। और बहुत कम टाइम में बहुत जो हमको इग्नोर करते थे आज पूछते हैं कि भाई पशु को हम क्या दे कि मेरी भैंस अच्छी रहे या मेरा गाय अच्छा रहे। जी जी जी, बिहार में लोग पशु को पानी, अब देख सकते हैं कि मेरे यहाँ खिलाने का और पानी का सारा एक टाइमिंग है। जी जी, हर एक चीज टाइम पे मिल जाता है। मेरी भैंस को अभी कुछ भी डाल लीजिए, हरा चारा भी डालिएगा तो नहीं खाएंगे। अच्छा अच्छा, और दूध का भी सबसे बड़ा होता है कि टाइम मैनेजमेंट ये बेहतर रहे ना तो फिर मजा है काम करने में। चलिए सर, काफी अच्छी आपने बात बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।